नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे राइटर से जिन्होंने अपनी पुस्तकों की वजह से बुंदेलखंड में धूम मचा रखी है। चलिए मिलते हैं समित खालदी जी से। नमस्कार समित जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कि आपने मुझे मंच दिया। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपके माध्यम से मैं लोगों तक अपनी बात कह पाऊँ आज। समित जी, आप हमें बताइए कि आपका जो क्रिएटिव पार्ट है, चाहे वो कविता लिखने का हो, चाहे वो आप और भी बहुत कुछ लिखते रहे हैं, शुरुआत कीजिए आप अपनी एजुकेशन से और कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो मैं झांसी का ही लोकल रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई जो है वो मैंने 12th कॉमर्स से करा है, कॉमर्स सेक्शन से। फिर उसके बाद मैंने बीकॉम करा, फिर मैंने एमकॉम करा और उसके बाद मैंने बीएड करा, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में मतलब टीचर बनना चाहता था और उसी में कुछ करना चाहता था, तो बीएड मैंने कंप्लीट करा। और फिर लेखनी का तो ये है कि मैं बचपन से लिखता रहा हूँ, मतलब 10 साल का था तब से कुछ ना कुछ लिखता था। लेकिन फिर मुझे कोरोना के वक्त लगा, कोरोना के दौरान, कि मैंने जो कविताएं लिखी हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। तो मैंने उसे एक किताब के फॉर्म में संलग्न करा, उन कविताओं को, वो मैंने प्रकाशित करी। हम चाहेंगे आप वो पुस्तक को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मेरी ये पुस्तक है काव्य जगत जी। इसमें किस तरह की आपने कविताओं को समाहित किया है? मैंने इसमें वैसे तो महिलाओं के ऊपर कई सारी कविताएं लिखी हैं, कुछ देश के ऊपर हैं, कुछ हमारे सामाजिक मुद्दों पर हैं। इस तरह की कविताएं मैं लिखता भी हूं और इसमें वो किताबें इसमें वो हम चाहेंगे कि आप इस पुस्तक से कोई छोटी सी आपकी कोई रचना हो तो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। थी उमंग कुछ करने की पर कर ना पाई, सहती थी दुख सुख भोग ना पाई, जीवन इतना कष्टदायी था कि उसे झेल ना पाई, बन ना पाई मैं कुछ कर दिखा ना पाई, नहीं चलूंगी मैं सर झुकाकर अब से, मेरा भी हक है मेरा भी है अधिकार, मुझे भी करो आज़ाद, न्याय दो मुझे भी कोई, सुनो मेरी पुकार, मैं तो हूँ लक्ष्मी तेरे आंगन की, क्यों करते मुझ पर अत्याचार, मेरे भी तो कुछ सपने हैं मुझे करने दो आग साकार, आखिर मैं भी तो बेटी हूँ मेरा भी तो है ये संसार। बेटियों से संदर्भित। जी जी। समित जी, इसके अलावा फिर आपने और भी कुछ पुस्तकों को लिखा है, आप उनका भी उल्लेख कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। फिर कोरोना के दौरान चूंकि सब लोग ये सुपर पॉजिटिव करके मैंने इंग्लिश में पुस्तक लिखी है, क्योंकि कोरोना के दौरान सब लोग मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं डिप्रेस थे या टेंस थे, तो मैंने ये पुस्तक लिखी और इसमें लोगों को ये बताना चाहें कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम फॉलो करें तो बड़े बड़े बदलाव जीवन में आ सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि अगर आप ग्रेटिट्यूड रखते हैं हर चीज़ के प्रति, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, तो जीवन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। या फिर हम अगर प्रेयर करते हैं, 10 मिनट निकालते हैं परमेश्वर के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और सॉरी करने से रिश्ते बच जाते हैं कई बार, इस तरह की चीज़ें इसमें मैंने बताई हैं। तीसरी पुस्तक मेरी ये है इन सर्च ऑफ माई एग्जिस्टेंस। इसमें क्या है? ये बेसिकली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आध्यात्मिक जो बुक है, किताब है, वो है ये। इसमें हर धर्म के ग्रंथ से उत्तर दिए गए हैं जीवन के हर पहलू के तौर पर, जैसे कि प्रेम को लेकर है, शांति को लेकर है, प्रार्थना किस तरह से करी जाए, कब करी जाए, इस तरह के प्रश्न और उसके उत्तर इसमें दिए गए हैं। समित जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी। सबसे पहली पुस्तक आपने हिंदी की लिखी, उसके बाद आपने इंग्लिश की पुस्तक लिखनी शुरू कर दी, तो क्या आपको ऐसा लगता था कि हिंदी की पुस्तकें कम पढ़ी जाती हैं और इंग्लिश की पुस्तकें ज़्यादा पढ़ी जाती हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हिंदी की एक अपनी अलग ही इतने सारे लोगों के दिमाग में क्या है कि इंग्लिश बोलने से साहवी भाषा दिखती है, लोग इम्प्रेशन और अपना रुतबा दिखाते हैं, मातृभाषा से बचते हैं। नहीं, मेरा ये मानना नहीं है, बल्कि हमें मातृभाषा को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें तो गर्व होना चाहिए। आपने 2 पुस्तक लिख डाली। जी, उसका ये उद्देश्य था कि ये किताबें जो हैं ये इंटरनेशनली ज़्यादा जाएं, बिकें, इसकी बिक्री हो, ताकि लोग पढ़ें, मेरे विचारों को जान पाएँ। बाकी तो मैं अभी भी हिंदी में ही लिखता हूँ, जैसे कि काव्य जगत लिखी, ऐसी ही और भी मैं आगे पुस्तक लाने की कोशिश में हूँ कि आगे मैं ऐसी हिंदी में और किताबें लाऊँ। इसके अलावा आपके और क्या ऐसे फीचर हैं जो आपको, आपके वजूद को दुनिया से अलग करते हैं? मैं प्रकृति से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मतलब मैं योग से अपना दिन शुरू करता हूँ, फिर मैं बागवानी में बहुत रुचि रखता हूँ, तो मैं सुबह अपने जो मेरे पौधे लगे हुए हैं, टेरेस गार्डन है, उसमें मैं हर एक पौधे को पानी डालता हूँ, सुबह देता हूँ, तो मेरा दिनचर्या इस तरह से शुरू होता है। तो इसी तरह से मैं पर्यावरण का कार्य भी करता हूँ।
हमने करीब 300 से ज़्यादा अभी तक पूरे झांसी में पेड़ लगा दिए हैं। फिर हम इको ब्रिक को प्रमोट कर रहे हैं जी हाँ, ये क्या है? ये इको ब्रिक है। इसमें क्या होता है? इसमें ये है कि एक आप प्लास्टिक की बोतल लेते हैं और फिर आप उसमें प्लास्टिक के रैपर्स भरते चले जाते हैं। वो जब तक आप भरते हैं जब तक कि ये प्लास्टिक की बोतल ठोस ना हो जाए। तो ये एक गुम्मे का फॉर्म ले लेती है, इसलिए हम इसे इको ब्रिक बोलते हैं। ईंट का फॉर्म ले लेती है। इससे आप स्टूल बना सकते हैं घर में बैठने के लिए, टेबल्स बना सकते हैं अपनी, नींव में डाल सकते हैं। जी, सड़क जहाँ हम बनाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल होता है, जिससे सड़क की मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर हम देखते हैं जब अर्थक्वेक आता है तो अगर दीवारें इससे बनी हुई हैं तो वो झटका झेल जाती हैं भूकंप का, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। इसका प्रयोग झांसी में आपने कभी कहीं किसी जगह किया? झांसी में इसका प्रयोग अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन नगर आयुक्त जो है हमारे पुलकित गर्ग जी, उनको ये मेरा आइडिया काफ़ी पसंद आया और वो इसे आगे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। एक और सॉल्यूशन आपने बनाया जो मेरी जानकारी में आया है, जी जी, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये क्या है? ये बायो एंजाइम कहलाता है बेसिकली। बायो एंजाइम? बायो एंजाइम बोलते हैं। ये मल्टीपर्पस लिक्विड बोला जाता है। जी। इसे आप इसे जैसे कपड़े में दाग लग गए तो उसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे आपको फ्लोर क्लीन करना है तो उसमें इस्तेमाल में ला सकते हैं, आपको कांच साफ करने हैं उसमें इस्तेमाल होता है, या फिर आप पेड़ पौधों में फर्टिलाइजर के तौर पर भी इसका इस्तेमाल। बनता कैसे है? इसे बनाने के लिए 3 चीज़ें लगती हैं। पहली चीज़ तो गुड़ लगता है, फिर दूसरा लगता है खाने वाला गुड़। जी, खाने वाला गुड़ लगता है। फिर नींबू के छिलके हो गए, आपके मौसमी के छिलके हो गए, बेसिकली सिट्रस जो भी फ्रूट्स होते हैं उनके छिलके हो गए, और तीसरा पानी लगता है। इनका रेशियो रहता है 1:3:10, यानी कि 100 ग्राम आप गुड़ लेंगे, 300 ग्राम आप नींबू के छिलके लेंगे और 1000 ml आपका वाटर होना चाहिए। फिर ये बनने की प्रक्रिया इस तरह से होती है कि आपने तीनों चीज़ें एक बॉटल में डाल दी। अब आपको 1 हफ्ते तक गैस निकालना पड़ेगी ताकि गैस जो इसमें फॉर्म होती है वो निकलती रहे और ये बस्ट ना हो। अच्छा, नियमित रूप से? ये हाँ। और फिर सेकंड जो वीक आएगा उसमें आपको अल्टरनेट डेज पर इसकी गैस निकालना पड़ेगी। फिर थर्ड वीक में आपको एक दिन आप मान लीजिए जैसे संडे के संडे, तो आपको गैस निकालना पड़ेगी और फिर ये 3 महीने का वक्त लगता है इसको तैयार होने में और ये तैयार हो जाता है। फिर जो इसमें आप देखते हैं पल्प बचता है, वो अगर आप जैसे होम कंपोस्ट बनाते हैं घर में जो हमारे छिलके से निकलता है, उसमें अगर आप इसका पल्प डाल दें तो वो और तेज़ी से बनने लगती है हमारी खाद, जब अगर हम इसका पल्प उसमें डाल देते हैं। समझ जी, इसके अलावा आपके और ऐसे कोई शौक जो दुनिया को पता ही नहीं? मैं और मेरा भाई गाने गाते हैं, हम लोग मिलकर गुनगुनाते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया बागवानी का शौक है तो बागवानी करता हूँ, कभी कुछ खाना भी बनाने का शौक रखता हूँ तो वो भी बना लेता हूँ। लगता तो नहीं कि आप कुछ ज़्यादा खाते हैं इतने आपकी सेहत को देख के? मैं खिलाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ ताकि रिश्ते कायम बने रहे। अच्छा। जी समझ जी, इन सब मुद्दों पे आप सोसाइटी को किस तरह लेते हैं? आपको मुश्किलें भी आती होंगी और इंस्पिरेशन कहाँ से आती है आपको ये सब करने की? आपके गार्जियंस वगैरह कौन सपोर्ट करता है? इर्द गिर्द हमारे बहुत अच्छे हमें लोग मिले पॉजिटिव, जैसे एक तो आप ही हो गए, इतने ज़्यादा पॉजिटिव है आपका जो कैरेक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है कि हम लोगों को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। फिर हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं और कहीं ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहीं ना कहीं इस काम को नहीं पसंद करते या फिर कैसे निपटते हो? उनसे निपटने के लिए कि आप काम करते चलिए, वो तो ऐसे लोग तो मिलते ही रहेंगे, आप कौन उनमें उलझे और अपनी एनर्जी को बर्बाद करें। तो हम तो काम करते चलते हैं और भगवान की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। आपसे भी मेरा एक सवाल है जी कि अगर आपको 2 ख्वाहिश पूरी करने की अब कहा जाए आज के परिप्रेक्ष्य में, तो आप क्या प्लान कर सकते हैं? क्या नया करने का जज्बा रखते हैं? एक तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो यूथ है, जो मेरे जैसे लोग हैं, वो और ज़्यादा लेखनी में या फिर इस तरह की जो उपन्यास है उसे और ज़्यादा पढ़ें, उसे और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, या फिर हमारी बुंदेलखंडी जो लैंग्वेज है उसकी तरफ भी थोड़ा रुझान रखना चाहिए। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान हम पहुंचा रहे हैं उसे हमें संरक्षित करने का भी काम तेज़ी से करना होगा, नहीं तो बहुत सारा हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। समित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपने अभी उल्लेख किया कि बुंदेली संस्कृति, बुंदेली भाषा, आपके मन में ये बात आती है कि कभी आप बुंदेलखंडी भाषा को प्रमोट करते हुए कोई पुस्तक लिखना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी तक तो मैंने ऐसा सोचा नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में कोई पुस्तक लेकर आ रहा हूँ, लेकिन भविष्य में ज़रूर मैं चाहूँगा कि कुछ ना कुछ मैं बुंदेलखंडी लैंग्वेज में ज़रूर लिखूँ, क्योंकि बुंदेलखंड का हूँ और फिर इस पर किताब ना लिखी जाए तो फिर क्या बात है। तो ये थे समित खालदी, जो बहुत अच्छे राइटर हैं। हिंदी की पुस्तक लिखने के बाद इन्होंने 2
अंग्रेजी की पुस्तक लिखी, पता नहीं वो किस मूड में लिखी, लेकिन अब इनकी ख्वाहिश है कि ये बुंदेली परिप्रेक्ष्य में भी एक नई पुस्तक लिखना चाहते हैं। मंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जो आपने ये मौका दिया मुझे। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।